नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पंजाब प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। कहा 84 दंगों में नाम उछाले जाने से आहत। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मंजूर। पांच विपक्षी दलों की टीम आज जाएगी कैराना। जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और आरजेडी के सदस्य शामिल। कल बीजेपी की टीम ने दौरा कर कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। डेढ़ महीने में चौथी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल ₹1.26 हुआ महंगा। मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दाल बेचेगी केंद्र सरकार। ₹2,500 में होगा 1 घंटे का हवाई सफर। नई सिविल एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नियम हुए आसान। और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के आखिरी लीग मैच में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। जीतने पर फाइनल में जगह तय। ड्रॉ रहने पर बेल्जियम और ब्रिटेन के मैच परिणाम का रहेगा इंतजार। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने 1984 दंगों से जुड़े विवाद के बाद पंजाब प्रभारी पद और पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे पहले कमलनाथ ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि वो पंजाब प्रभारी पद से मुक्त होना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ये विवाद चुनावों से पहले फायदा उठाने के लिए सस्ता राजनीतिक प्रयास है और कुछ खास तत्व सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कमलनाथ को 12 जून को पंजाब और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया था। कैराना की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल वहां का दौरा करने वाला है। विपक्षी दलों का यह प्रतिनिधिमंडल कैराना में स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के अलावा सिविल सोसाइटी की एक बैठक को संबोधित करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल कांधला भी जाएगा। इसमें जेडीयू सांसद केसी त्यागी, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम, सीपीआई सांसद डी राजा, एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कैराना पलायन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा की है। 2017 के चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 साल की उपलब्धियों से भी लोग उब गए हैं। लिहाजा सांप्रदायिक माहौल खराब करने के अलावा बीजेपी के सामने कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कल कैराना दौरे पर पहुंची बीजेपी टीम ने खराब कानून व्यवस्था को पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने समय रहते कदम उठाया होता तो इतने बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सकता था। बीजेपी नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में हुए पलायन की पड़ताल करने के लिए बीजेपी की टीम बुधवार को कैराना पहुंची। सुरेश खन्ना की अगुवाई वाली टीम में सांसद सतपाल सिंह, राघव लखनपाल और सतीश गौतम समेत 8 सदस्य हैं। इन्होंने उन मोहल्लों का दौरा किया जहां से लोगों के पलायन का दावा किया गया है। टीम ने इसके लिए खराब कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। लैंड ऑर्डर फेल है और लैंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम है कैराना। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये घटनाएं बढ़ती नहीं, यहाँ से पलायन नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। लोग कौन प्लान कर रहे हैं, कितने मकान बिके, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन रजिस्ट्री निकाल लेगा तो पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान बेचे। किसी की वो बात न करे, मुख्यमंत्री यहाँ आकर देगा। हालांकि टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं कुछ लोगों ने खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह यह है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। पहले मांगी गई, फिरौती मांगी गई या करी जो भी गए, जो गुंडा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक वर्ग के बदमाश नहीं। यहाँ इलाका जैसा इकट्ठा है, इकट्ठे बदमाश भी है। कि ये सत्यता है कि यहाँ पर भय का वातावरण है और लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बीच इस मामले को सामने लाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने अब कांधला कस्बे से पलायन करने वालों की सूची जारी की है। अगर घर के 8 आदमी हैं, 7 उसने भेज दिए, 1 रह रहा तो उसको रहना कहेंगे क्या? मैंने उन परिवारों को भी जानकारी जिनके बारे में कहा जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली इज गॉन फ्रॉम देयर।
बीजेपी की टीम दिल्ली पहुंचकर इस मामले में रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी इलाके का दौरा करेगी। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। सरकार महंगाई पर काबू पाने और बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी में है। बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार म्यांमार और अफ्रीका से 62,000 टन दाल खरीदेगी। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में महंगाई को काबू करने पर चर्चा की। सरकार ने मोबाइल वैन के जरिए लोगों तक सस्ती दाल पहुंचाने का फैसला किया है। खाने पीने की चीजों के लगातार बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि लोगों को सस्ती दाल मुहैया कराने के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी। वहीं दूसरे देशों से दालें खरीदने के लिए भी सरकार काम कर रही है। सरकार जो है ये मूल्य वृद्धि को लेकर के काफी सीरियस है और हम हर तरह से, चाहे जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हो, चाहे आयात निर्यात का मामला हो, इंपोर्ट का मामला हो। बाजार में अभी दाल 170 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। वहीं टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। कहीं कहीं तो ये 100 रुपए किलो को भी पार कर चुका है। दरअसल खुदरा महंगाई अभी 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही है। वहीं थोक महंगाई भी मार्च के मुकाबले बढ़ गई है। मार्च में ये आंकड़ा -0.45% था, जो मई में 0.79% पर पहुंच गया। यही हाल सब्जियों का भी है। अप्रैल के 2.21% के मुकाबले ये दर मई में 12.94% हो गई। आंकड़ों के मुताबिक सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अभी 7.88% है, जो अप्रैल में 4.23% थी। आम आदमी की जेब पर बढ़ते दबाव ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। पिछले 2 साल के मैक्सिमम पे पहुंच गई, सर्वाधिक पे पहुंच गई है। अब मोदी जी, आपकी सरकार हमें जवाब दे कि आपकी सरकार में आम आदमी को जीने का हक नहीं रह गया है। टमाटर के भाव 80 रुपए चले गए, सब्जी के भाव कहाँ जा रहे हैं, खाने की चीजें इतनी महंगी होती चली है, आम आदमी का जीना दूभर है। जानकारों का कहना है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी और महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि मौसम विभाग इस बार मानसून के अच्छे प्रदर्शन का अनुमान जता चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। बढ़ते महंगाई दर के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 7 को हुई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी। साथ ही ये उम्मीद जताई थी कि अच्छे मॉनसून और अच्छे फूड मैनेजमेंट से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अब जहां थोक और खुदरा महंगाई दर दोनों में ही बढ़त दर्ज की गई है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दिल्ली से कैमरामैन DK पांडे के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.26 प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें बुधवार आधी रात से लागू हो गई हैं। पेट्रोल के दामों में ये लगातार छठी बार इजाफा है, जबकि डीजल के दामों में 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 31 मई को पेट्रोल ₹2.58 और डीजल ₹2.26 महंगा हुआ था। बीते 1.5 महीने में तेल की कीमतों में ये चौथी बढ़ोतरी है। कीमतों में ताज़ा बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹65.65, जबकि डीजल की कीमत ₹55.19 प्रति लीटर हो गई है। नई विमानन नीति के लागू होने के बाद लोग ₹2500 में 1 घंटे का हवाई सफर तय कर सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट ने नई नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगाने और इस राशि से एक फंड बनाने का प्रावधान किया गया है। लंबे इंतजार के बाद आई नई उड्डयन नीति में छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें हवाई सेवा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने पर जोर है। साल 2022 तक भारतीय उड्डयन उद्योग को दुनिया में 3रे नंबर पर लाने की बात भी है। नई नीति को सितंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। The commitment in the BJP manifesto of making regional connectivity a reality. So we kept it as a centerpiece and the whole policy has been worked
around it. नई नीति में 1 घंटे की उड़ान के लिए 2,500 रुपए का अधिकतम किराया तय किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बंद पड़ी हवाई पट्टियों को 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर फिर से शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर 1 साल तक कम सेवा कर लगेगा। वहीं एयरपोर्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त शुल्कों में 5 साल तक छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 साल के अनुभव का नियम खत्म कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फंड बनेगा और इसके लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगेगा। 1 घंटे की टिकटिंग की 2500 है। अगर फ्लाइंग टाइम आधा घंटे है तो ये 1250 रुपए होगा। किसी भी कीमत पर वर्तमान व्यवस्था में 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम में 2500 से 2600 रुपए नहीं होगा और जिसमें एक कनेक्टिंग रूट जहां पर ये जाएगा वह टायर 2 सिटी होना जरूरी है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने नई नीति का स्वागत किया है। छोटे हवाई अड्डों पर अगर यह सेवाएं शुरू होगी, जब भी होंगी, तब उसमें 2500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से उसमें किराए की एक बंधन रहेगी, सीमा रहेगी। ये नई पॉलिसी का एक पहलू है। लेकिन वर्तमान जो आज जहां पर हवाई सेवाएं हैं उसमें अगर कोई सोच रहा है कि 2500 रुपया घंटा उसमें लगेगा तो ये शायद ठीक समझ नहीं है। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले 20 महीने से लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में इसमें 21.8% की बढ़ोतरी हुई। नई उड्डयन नीति का मसौदा पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों में इनमें से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि विलय से सबका फायदा होगा। इससे एसबीआई का नेटवर्क और पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल दुनिया की चोटी के 50 बैंकों में एक भारतीय बैंक एक भी नहीं है। माना जा रहा है कि इस विलय के बाद स्टेट बैंक दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 7 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बंद करने का फैसला किया है। इनमें एचएमटी वॉचेस, एचएमटी चिनार, एचएमटी बेयरिंग पहले से बंद हैं। इनके अलावा इस सूची में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हिंदुस्तान केबल्स और स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने कहा कि इन कंपनियों के कर्मचारियों के साथ एक मुश्त समझौते के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कंपनियां पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हैं। इन सारे 6 उद्योग में जो मजदूर वहां पर काम करते थे, जिनको 1997 के पे स्केल से पे मिलता था, और जब हमने वीआरएस का पैकेज दिया तो इतना अट्रैक्टिव पैकेज दिया कि उनको 2007 के पे स्केल से वीआरएस पैकेज हमने दिया। तो इसीलिए मजदूरी करके रिटायर्ड होने के बाद जितना मिलना था उससे ज़्यादा बिना मजदूरी किए उनको वीआरएस पैकेज मिला। गोवा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव विनोद फड़के और कोषाध्यक्ष अकबर मुल्ला को संस्था के 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक इन तीनों को कल शाम पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने इन तीनों के खिलाफ 3 जून को 3 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। गोवा क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य विलास देसाई ने चेतन देसाई और 2 अन्य पर जाली हस्ताक्षर करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इन्होंने संघ की धनराशि बेईमानी से निकालने के लिए बैंक खाते खोले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. Saina Nehwal, the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. The world number 2 ranked player is also the first Indian to win the World Junior Badminton Championships and the first Indian to win a Super Series tournament. Saina Nehwal in fact completed a hat-trick Super Series titles in 2010. That same year, she became the first Indian singles player to reach the final of the year-ending Super Series finals
defeating two-time All-England champion and former world number 1 Tine Bound in the semis. राजधानी में बिजली संकट को लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने रिलायंस एडी के चेयरमैन अनिल अंबानी को रोड मैप के साथ तलब किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस चिट्ठी में रिलायंस एडी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को लिखा है कि BSES को 2002 में दिल्ली के 2/3 इलाकों में बिजली वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। उम्मीद थी कि वो बिजली के दाम में कमी लाएंगे, लेकिन कंपनी बेहतर बिजली व्यवस्था देने में नाकाम रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने चिट्ठी में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और अनिल अंबानी को अगले हफ्ते एक रोड मैप के साथ तलब किया है। आज से 14 साल पहले प्राइवेटाइज किया गया था दिल्ली की बिजली व्यवस्था को, और ये सोच के किया गया था कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दिल्ली के पूरे सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लगता नहीं हमारे को। इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए थी उस तरह की लग नहीं रही है। वहीं विपक्ष इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। बिजली की समस्या जो होती है, पीक डिमांड जो होती है, मई एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में होती है। आपने उसके लिए तो कुछ किया नहीं। लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत सजग हैं और दिल्ली वालों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपने एक फरमान जारी कर दिया और मालिक को बुला लिया। सरकार का मकसद ये होता है कि सिटीजन्स को बिजली मिले, सही दाम पे मिले और कटौती ना हो। आजकल तो कटौती इतनी ज्यादा हो रही है। BSES फिलहाल राजधानी में करीब 37 लाख घरों तक बिजली पहुंचाता है। गर्मी में बिजली की मांग करें तो 20 मई 2016 को ये रिकॉर्ड 6188 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो साल 2015 के मई महीने के तीसरे हफ्ते से 23% ज्यादा थी। वहीं साल 2014 में इसी समय ये मांग 4512 मेगावाट थी। हाल में दिल्ली में बिजली कटौती पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देने को कहा था। बिजली की समस्या से दो चार हो रहे दिल्ली वासियों को सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। आधी गर्मियां बीत जाने के बाद जब सरकार की आंख खुली तो सरकार ने इन निजी कंपनियों से एक नया रोड मैप भी मांग लिया। अब ऐसा लगता है कि सरकार अपनी खामियों को दुरुस्त करने की जगह इसका ठेकरा इन निजी कंपनियों पर थोपना चाहती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हैदराबाद में सीवेज के पानी में एक तरह के पोलियो वायरस पाए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे भारत के पोलियो मुक्त होने के स्टेटस को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जहां वायरस मिला है वहां पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि इसे गंभीरता से लेते हुए तेलंगाना सरकार ने पोलियो के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ने का फैसला किया है। 2011 में देश से पोलियो के उन्मूलन के बाद कई जगहों पर निगरानी व्यवस्था के तहत जांच की जा रही है। रेल मंत्री ने बुधवार को पहली समयबद्ध कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के ओखला से बेंगलुरु की दूरी करीब 2200 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को 70 घंटे लगेंगे। फिलहाल इस रूट पर चलने वाली कंटेनर ट्रेनों के पहुंचने का निश्चित समय नहीं होता। रेल मंत्री ने नई पार्सल लीज नीति का भी ऐलान किया। फेसबुक और ट्विटर पर की जाने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की गई है। This is a major step which has been taken to get parcel traffic by coming out with comprehensive parcel leasing policy and policy for parcel cargo express trains. This is also a major departure, and this is, I'm sure, will add, hopefully in the next few years, a lot of new business to the railways. भारत और स्विट्जरलैंड काले धन के मुद्दे पर सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर समझौता करने पर राजी हो गए हैं। बुधवार को स्विस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। इस दौरान दोनों देशों के बीच टैक्स और वित्तीय लेन देन से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश 2018 तक वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान समझौते पर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देश टैक्स चोरी से जुड़ी तमाम सूचनाएं खुद ब खुद एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड यात्रा के बाद अब भारतीय अधिकारियों का एक दल वहां जल्द जाएगा और काले धन पर सूचना पाने के लिए स्विस अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स समेत 3 लोगों के खिलाफ बुधवार को एक और चार्जशीट दाखिल की है।
मिशेल पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसों का इंतजाम करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में मिशेल के करीबी माने जाने वाले कारोबारी सूरज प्रकाश मेहरा के ठिकानों की तलाशी ली थी। इससे पहले 9 जून को सीबीआई ने जांच में तेजी लाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। दक्षिण पश्चिम मानसून की सुस्त रफ्तार के चलते पिछले 15 दिन में 22% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 15 जून के बीच देश में 43.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से कम है। हालांकि दक्षिण प्रायद्वीप इलाके में 27% ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन दूसरे इलाके में सूखा रहा। फिलहाल मानसून कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही पहुंचा है। उधर पूर्वोत्तर इलाकों में 15 जून तक 90.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस साल मानसून करीब 1 हफ्ते की देरी से पहुंचा है। भारत को विशेष दर्जा देने वाले बिल को अमेरिका की जो सीनेट है उसने नामंजूर कर दिया है। बिल में भारत को वैश्विक रणनीतिक और रक्षा साझेदार मानने का जो प्रावधान था, इसमें रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन पेश किया। जॉन ने अपने संशोधन में बताया कि भारत और अमेरिका पिछले 20 सालों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लिहाजा भारत को विशेष सहयोगी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संशोधन में आधुनिक तकनीक, भारतीय सेना को विशेष ट्रेनिंग और आपदा में मदद जैसे मुद्दे भी उठाए गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी के लिए अफगानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर तोरखुम में बन रही एक सीमा चौकी पर भारी गोलीबारी की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान ठिकानों पर गोले दागे। पिछले रविवार को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सैनिक चौकियों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए, जबकि हजारों लोग सीमा के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। तोरखम के ऊपर ये जो फायरिंग हो रही है, ये गेट कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी साइड पे कर रहे हैं, अफगान्स ने फायर किया और ट्रूप्स ने रिस्पॉन्ड किया। जो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स होते हैं उनका यही काम होता है, उनकी यही ट्रेनिंग होती है। जब उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई वायलेंस होगी, कोई फायर आएगा, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। और उन्होंने बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, जितना भी उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया। यमन में जारी हिंसा के बीच बुधवार को 48 लोग मारे गए, जबकि करीब 65 लोग जख्मी हुए हैं। सेना और शिया हुती लड़ाकों के बीच पिछले 2 दिनों में कई जगह हिंसक झड़पें हुई हैं। तायस, जौफ और मरीब शहर के आसपास हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए। यमन में राजधानी सना समेत देश के बड़े इलाके पर अभी भी शिया संगठन अंसराउल्लाह का कब्जा है। पिछले साल सऊदी अरब के नेतृत्व में जीसीसी गठबंधन सेनाओं की दखलंदाजी के बाद से यहाँ करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। ग्रीस में सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बुधवार को हजारों लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया ग्रुप रिजाइन नाउ के आह्वान पर हजारों लोग राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी टैक्स बढ़ोतरी और पेंशन से होने वाली आय में कटौती का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे ग्रीस ने हाल ही में आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन के दबाव में आर्थिक पैकेज के बदले कटौतियों का ऐलान किया था। और आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। बुधवार को दंगाइयों ने कुमाना शहर में दुकानें लूट ली। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। झड़पों के बाद पुलिस ने करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आपातकाल का ऐलान किया गया था। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार कम होने की वजह से वहाँ आर्थिक संकट खड़ा हो गया। देश में बिजली और खाद्य पदार्थों की सप्लाई सीमित है। इसके बाद लूटमार की घटनाएं अब वहाँ आम हो गई हैं। चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी जो है उसके फाइनल में जगह बनाने के लिए आज टीम इंडिया आखिरी पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। टीम इंडिया अगर ये मैच जीत लेती है तो वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत 7 अंकों के साथ दूसरे, ब्रिटेन 5 अंकों के साथ तीसरे और बेल्जियम 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है।
कोरिया और जर्मनी की टीमें फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी हैं और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ करने में सफल रहता है तो उसे बेल्जियम और ब्रिटेन के मैच परिणाम का इंतजार करना होगा। बेल्जियम जीतता है तो वो 8 अंकों पर पहुंच जाएगा। उस स्थिति में गोल अंतर से फाइनल में जाने वाली टीम का फैसला होगा। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। अब तक भारत 2 मैच जीत चुका है और जर्मनी के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, जबकि बेल्जियम से उसे हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा की किताब स्वच्छता संस्कार और स्वच्छ भारत का विमोचन किया। दिल्ली के निर्माण भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मृदुला सिन्हा ने कहा कि देश में स्वच्छता की शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को सफाई का स्मरण कराना है। महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार मुखोपाध्याय उर्फ हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है। उन्होंने बंगाली फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो मुंबई आ गए। 1952 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ को संगीत दिया। इस फिल्म के गीत वंदे मातरम ने अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। इसके बाद हेमंत ने पार्श्व गायक के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। ये रात ये चांदनी और है अपना दिल तो आवारा, जाने वो कैसे लोग थे जैसे गीतों के साथ हेमंत कुमार सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। 26 सितंबर 1989 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है ये रात ये चांदनी, फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पंजाब प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, कहा 84 तंकों में नाम उछाले जाने से आहत, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मंजूर। 5 विपक्षी दलों की टीम आज जाएगी कैराना। जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और आरजेडी के सदस्य शामिल। कल बीजेपी की टीम ने दौरा कर कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। डेढ़ महीने में चौथी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल ₹1.26 हुआ महंगा। मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दाल बेचेगी केंद्र सरकार। ₹2,500 में होगा 1 घंटे का हवाई सफर। नई सिविल एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नियम हुए आसान। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के आखिरी लीग मैच में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। जीतने पर फाइनल में जगह तय, ड्रॉ रहने पर बेल्जियम और ब्रिटेन के मैच परिणाम का रहेगा इंतजार। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए देश देशांतर।